केराडू के खंडरों में रात बिताने के बाद आप देख सकते हैं सुबह के उगते सूरज का नज़ारा। फिर उसके बाद 500 मीटर की दूरी पर सचिया माँ मंदिर पे मैं गया। फिर मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि उस मंदिर के आश्रम में कुछ लोग मज़दूरी करने आए थे और उन लोगों ने अपने टिफ़िन में से मुझे रोटी निकाल कर दी। तो मुझे रोटी दी और वो भाई साहब ने भी मुझे रोटी दी है और ये सब दोस्तों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया। तो आज 11 जनवरी है। 11 जनवरी का मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या लंच कह सकते हो वो अभी खाऊंगा। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब रेगिस्तानों के रेतीले मैदान चालू हो गए थे। इन रेतीले मैदानों को पार करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती थी। रेतों में निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुझे दूसरी तरफ इन रेगिस्तानों के कुछ जीवों से भी बच बच कर चलना पड़ता था, जैसे रेटल स्नेक यहाँ का बहुत ख़तरनाक सांप माना जाता है। रेगिस्तानों को पार करते हुए मुझे कुछ झोपड़े नज़र आए। मेरी जिज्ञासा जगी और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको नज़दीक से जाके देखूं। हम अभी राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी गांवों को पार कर रहे हैं। उन रेगिस्तानी गांवों में यहाँ का जो जनजीवन है आप देख सकते हैं कितना कठिन होता है, कितना परिश्रम करने के बाद ये अपनी छोटी छोटी कुटिया या झोपड़ियाँ बनाते हैं। और इन लोग पूरा साइंस का यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो इनकी जो विंडो है उसके ऊपर ये पूरा वेंटिलेशन करने अरेंजमेंट किया है, कूलर के जैसे ठंडी हवाएं जाती है। ये देखिए अंदर की छत में आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग रेगिस्तानी विलेज में हैं। ये गांव का नाम क्या है? बैदरू गांव में है। बद्रू हाँ। तो ये भी एक कुटिया है। ओह सॉरी, कांटे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं ये आपने झोपड़ी बनाए हैं। राम राम भैया। राम भैया। ये झोपड़े बने हैं, इनको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको मंडी। अच्छा, जो इसकी छत है ये किस चीज़ से बनी है? ये खीप। अच्छा, और जो इसकी दीवारें हैं वो किस चीज़ से बनी है? ये लकड़ी से, आकड़े से। अच्छा, और उसके ऊपर मिट्टी और गोबर लिपा है आपने? हाँ, गोबर मिट्टी लगा। अच्छा, गर्मियों के टाइम में अच्छा इससे ठंडा आती है? इसमें ठंडा बहुत ठंडा रहता है, इसलिए ख़ास तौर पे आप लोग इस तरह से बनाते हैं। अच्छा ओके। तो जैसे आप लोग इसके लिए फिर पानी वगैरह कहाँ से लाते हैं? पानी वगैरह यहाँ तले से लेके आते हैं, टंकी लगाते हैं। अच्छा, तो वो उसमें बारिश का पानी जमा होता है? बारिश का पानी टांका के अंदर आता है। अच्छा, टाँके से आप लोग लेते हाँ। हैं। भैया जो ये टंकी है, ये टंकी बारिश के पानी को जमा करने के लिए बनाई है? हाँ। तो बारिश का पानी ये ढलान में आता है और ये छेदों से अंदर चले जाता है। अच्छा, अब कितना बोल रहे हैं आप? एक साल में सिर्फ 4 महीने बारिश? 4 महीने बारिश होती है और वो भी बहुत कम होती होगी ना? कम होती है। ये जमीन में हम बाजरा भी जब आते हैं हाँ, वो भी लेकिन होती है। अच्छा, अगर ज्यादा नहीं बरसात होती है हाँ, वो भी नहीं होती। ओहो, इसलिए हम पूरी मजदूरी में चलाते हैं। अच्छा। तो जैसे आपकी मान के चलो बारिश नहीं हुई तो फिर क्या तो होता फिर है? क्या करें, मजदूरी करने के लिए चला जाते बाहर। तो फिर मजदूरी के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। फिर ये घर और छोड़ देते हैं? घर पर तो छोड़ना पड़ता है, क्या करें। काम करती है। और पापा कहाँ जाते हैं? पापा मजदूरी करने जाते हैं। ये आपके बड़े पापा का घर है? पापा का। रेगिस्तान में बसने वाले इन लोगों के साथ मैंने बातचीत करी, इनकी कल्चर और इनकी सभ्यता को मैंने समझा और इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और साथ में बहुत अच्छा खाना भी। अभी हम डेजर्ट के एक विलेज में हैं। यहाँ पे ये दीदी जी ने बहुत अच्छा खाना लाया है और हम खा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इन रेगिस्तानी लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया था। थार रेगिस्तान को पार करते हुए
मैं रेगिस्तान के उस हिस्से में पहुंचा जिसे राजस्थान का मिनी गोवा कहा जाता है। ये है रेडाना का रण। रेडाना के रण की खासियत है बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है और यहाँ का स्वरूप पूरे समुद्र के जैसे नज़र आता है। इस रेडाना रण में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके साथ में भेराराम जी भाखर अध्यापक और मैं गनी खान अध्यापक आपका इस आलेपत्रों की बस्ती और रेडाना रण में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चौकसी साहब आपका इस गांव में स्वागत और अभिनंदन। ये मैं जो कैंपेनिंग कर रहा हूँ आपको अक्रॉस द थार डेजर्ट ऑन फुट, मतलब पैदल पूरे थार रेगिस्तान को पार करने की यात्रा। ये यात्रा कठिन जरूर है, बड़ी दर्द भरी है, दुखदायक है, पर मैं इस यात्रा को एंजॉय भी कर रहा हूँ। तो मैं उन सभी लोगों को ये प्रेरित और मैसेज देना चाहूँगा जो अपने लाइफ की अहमियत को नहीं समझते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फलाना बीमारी से मेरी हालत ख़राब है, मैं क्या करूँ। कई लोग होते हैं कि अपनी लाइफ से इतने निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे गंभीर कदमों को उठाते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जीवन में तुमसे अतिरिक्त कोई चीज़ मायने नहीं रखती, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जीवन को होशपूर्वक जीना चाहिए। क्या पता अगला जन्म हो ना हो, पर जो आपको ये पल दिया है परमात्मा ने, उसकी कीमत को समझो और अपने अंदर हिम्मत रखो, एक जोश रखो। परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, पर आप में वो ताकत है, आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और नशा, आत्महत्या जैसे कृपया कदम ना उठाए। और फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, होशपूर्वक जीवन को जिए। थैंक यू। जब मैं रेडाना रण को पार कर रहा था, अध्यापक भेराराम जी भाकर मेरे स्वागत के लिए ख़ास तौर पर आए हुए थे। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये मुझे 30 किलोमीटर पहले ही मिल गए थे जब मैं रेडाना रण पहुँचने वाला था, पर मेरे स्वागत के लिए वो 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके रेडाना रण पहुँचे थे। इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। इन्होंने अभी तक अपने जीवन में 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। और दूसरी बात, ये पौधे अपनी सैलरी से, अपने व्यक्तिगत खर्चे से उनने लगाए हैं। अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल से 5 लाख से भी ज़्यादा रुपया खर्च कर चुके हैं पर्यावरण की सुरक्षा में। प्रणाम मास्टर जी। नमस्कार जी। मास्टर जी, जैसे आपने बताया कि आप ढानिया बोलते क्या? ढानिया आप लोग ढानिया में रहते हैं। ढानिया क्या होता है? ये खेतों के अंदर जो खातेदारी खेत है उनके अंदर घर बने हुए हैं, उनको हम ढानिया कहते हैं। वो अपने अपने खेतों में घर बने होते हैं जी, और ये आबादी से दूर रहते हैं, शहर गाँव से रहते हैं। और मैं आपको इस बीच में बताना चाहूँगा कि मैं शिक्षक होने के साथ साथ इस साल मैंने 2500 पौधे लगाने का कार्य किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। 1000 मास्क वितरण कर कोविड के प्रति लोगों को जागरूक किया। अच्छा। और उनके बचाव के तरीके बताए कि इस तरह स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और इस बीमारी से बचना जरूरी है। अच्छा, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके गांव के लिए और देश के लिए। और आप इस विजन को लेकर चले, आपसे मिलना हुआ, मुझे एक खुशी महसूस हुई। हमारे परिवेश में एक बड़ी बात है कि यह पूरी थिया जो कई पीढ़ियों से, सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही है। मैंने यहाँ पे देखिए 2-4 चीज़ें महसूस करी है और मेरा मुद्दा भी यही है, अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराएं या विचार। तो 1-2 चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। पहले नंबर पे मुझे जातिवाद का बहुत सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे अभी भी लोग बहुत पीछे हैं, ऐसा लगता है 100 साल पीछे चल रहे हैं। और कुछ उनकी परंपराएं और सोच भी बहुत अलग है यहाँ के लोगों की। बात सही है कि यह एक तो शिक्षा की जागरूकता तो आई है, लेकिन यह एक तो पानी नहीं है, अथाह पानी नहीं है। अच्छा। डेवलपमेंट नहीं है, विकास की दृष्टि से हम पीछे हैं। और यहाँ की सोच अभी बदली नहीं है। वो जातिवाद है, जैसे युवा वर्ग नशे के चक्कर में है। अच्छा। और ये पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं के पर चल रहे हैं। आर्थिक रूप से इसे सुदृढ़ नहीं होने के बावजूद भी अनावश्यक खर्चा कर देते हैं। अच्छा। तो ये बातें थोड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में अच्छी नहीं है। जी। इनसे छुटकारा हो।
और यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ और देखा महिला वर्ग के प्रति कि अभी भी महिलाएं पिछड़ी है। यहाँ पे घूंघट प्रथा 100% है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ घूंघट अभी इतनी जागृति है, लेकिन फिर भी वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है उसी अनुसार लोग रहे। शहर में थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अभी तक वो घूंघट की प्रथा है। तो यहाँ जो हम जनप्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं, हाँ, महिलाएं, वो भी अभी तक घूंघट में ही। मैंने देखा यहाँ के 1-2 सरपंच, महिला सरपंच, और उनकी फोटो भी मैंने देखा तो वो घूंघट वाली है, उनका चेहरा भी वो नहीं दिखाती है। बात सही है, लेकिन महिला सरकार भी प्रयास कर रही है और बराबर दर्जा देने का प्रयास कर रही है। शिक्षा में भी वो अव्वल रही है, अच्छे अच्छे पदों पर जा रही है, नौकरियों में भी जा रही है, डिफेंस में जा रही है, लेकिन घूंघट प्रथा अभी भी कायम है। मतलब यहाँ समाजवाद या जो जातिवाद ज़्यादा होने के कारण वो परंपराएं भी टिकी है उनके साथ। हाँ हाँ, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो। जैसे आपके खानदान में जैसे आपकी पत्नी भी घूंघट डालती होंगी, ढलती होगी, पर जैसे आप उनको समझाते होंगे मत डालो, तो आपके समाज का आपको विरोध कर सामना करना पड़ता होगा। वो मानते नहीं है, वो कहते हैं कि घूंघट जरूरी है। वो अच्छा, पुराने रजवाड़े समय में और पुराने मुगल काल के टाइम जो था, हाँ। वैसा बिल्कुल है। फिर मैं रेडाना के रण को पार करते हुए आगे बढ़ा। अभी क्या हुआ, मैं थार डेजर्ट को क्रॉस कर रहा था, कुछ मुझे घुड़सवार लोग मिले। वो घुड़सवार ये डेजर्ट में घोड़ों की रेस लगा रहे थे और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि सर आप क्या बोलते हैं, घोड़े पे बैठिए, हमने आपकी टीवी में न्यूज़ देखी है और प्लीज़ आप घोड़े पे बैठिए, हम आपको थोड़ा सा डेजर्ट घुमाएंगे। मैं अभी रेडाना के डेजर्ट के पास से गुजर रहा था, ये भाई साहब मिले। नमस्कार, सलाम। नमस्कार सर। ये आपके घोड़ा है? जी हाँ, घोड़ा है। तो आप लोग ये घोड़े का कहाँ प्रयोग करते हैं? बस ये यहीं रेसिंग के लिए, राइडिंग के लिए, बस शौक है। मतलब यहाँ पे घोड़ों की आप लोग रेस भी लगाते हैं? रेस भी लगाते हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे अभी उसको प्रैक्टिस करवाने लाए थे? इसको तैयार कर रहे हैं इसके रेस के लिए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे प्रतियोगिता होती है? हर साल प्रतियोगिता हम रखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो भाई साहब मुझे ऑफ़र कर रहे हैं कि आप घोड़े में बैठ के फ़ोटो खिंचाइए, तो दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू। और हसन खान जी बादल घोड़े के साथ में सवारी कर रहे हैं और अतुल कुमार जी साहब मिले हैं और बहुत बड़ी खुशी हुई अतुल कुमार जी के साथ। चलिए, चालू है? हाँ चालू है। दोस्तों मैं अभी घोड़े में बैठा हूँ। ये घोड़े का आपने नाम क्या रखा है? बादल। 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 इसकी उम्र कितनी होगी? और इसकी 3 साल की। 3 साल की। 3 अच्छा साल की उम्र है। हाँ इसको ट्रेनिंग कर रहे हैं मैं। हाँ। और मेरा नाम हसन जिप्सी है। बादल घोड़ा है। अच्छा, और ये घोड़ा आप लोग शादी विवाह में नहीं, सिर्फ रेस के लिए यूज़ करते हैं? शादी रेस में वो सफेद घोड़ा दूसरा आता। अच्छा अच्छा। ये घोड़ा खाली ट्रेनिंग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रेस का घोड़ा है। ओहो, तो ये घोड़े जो होते हैं कितनी रफ्तार से दौड़ सकते हैं? इसमें घोड़े में 40 किलोमीटर? हाँ, 40 झड़प में चलता है वो, 40 की झड़प में। ओहो, ये तो बहुत तेज रफ्तार है। हाँ। सूरज ढलने लगा है, आप देख सकते हैं सूरज डूब रहा है। हैव अ ग्रेट इवनिंग। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरी ट्रॉली रखी है और ये मेरा टेंट है और ये मैं चाय बना रहा हूँ। तो चाय कैसी बन गई है अभी हम देखते हैं। ओह, चाय उफन गई, चाय उफन गई, चाय उफन गई, उफन गई, उफन गई चाय। एक मिनट उठा लेता हूँ। चाय दिखने में तो ठीक ठाक लग रही है, शायद अच्छी बनी। फिर दूसरे दिन की सुबह रेडाना गांव में मेरा स्वागत सत्कार हुआ। रेडाना गांव को पार करने के बाद जब मैं रेगिस्तानों से गुजर रहा था, 300 मीटर दूर से एक आवाज़ आई, अतुल जी रुकिए, अतुल जी रुकिए। मैंने देखा कि कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। ये आवाज़ थी भवानी सिंह जी की।
भवानी सिंह जी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा, प्लीज़ हमारी ढानी में चलिए, हमने आपको टीवी में देखा है और मैं बाड़मेर में काम करता हूँ। बाड़मेर में भी मैंने आपके बारे में बहुत सुना था और आज आपके दर्शन हो गए। तो मैं उनके कुटिया में गया और वहाँ पे मैंने बहुत सारी कैसी भीड़ हो? देखी और भेड़ों के साथ मैं खेलने लगा। अरे भेड़ भी है बहुत आपके यहाँ? अद्भुत था वो पल। हेलो